पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। तो यकीन दिलाता हूं कि उनको भी अच्छी तरह पता है कि जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। दी होल वर्ल्ड विल कम टू नो। वो नजर भी आएगा, उसकी गूंज भी सुनाई कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। हम इस समय पठानकोट पहुंच रहे हैं। भारत सरकार के बयान के मुताबिक 8 और 9 मई की रात को पठानकोट भी एक जगह थी कई जगहों में से जहां पर पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन से हमले हुए हैं, खास तौर से यहां के एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर। अब पाकिस्तान सरकार ने बयान दिया है और कहा है कि वो इन्वॉल्व नहीं था इस पूरे मामले में, लेकिन हम ये कर रहे हैं कि हम पठानकोट में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या देखा, सुना और महसूस किया। रात को खूब सारी बातें आ रही थी, सुन रहे थे धमाकों की और शोर शराबा, बच्चे भी रो रहे थे। रात को बच्चे डर जाते हैं कि ऐसा हो रहा है, तो फोन भी काफी सारे आ रहे थे क्या हो रहा है। पठानकोट में इस समय काफी सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं। यहाँ पर चेकिंग भी हो रही है। कहानी का एक हिस्सा जरूर है, लेकिन इस कहानी का दूसरा हिस्सा या पहलू ये है कि यहाँ के लोग फिलहाल कैसा महसूस कर रहे हैं। मतलब कि ऐसे धड़म धड़म की आवाजें आ रही थी और रात को हम 1 बजे तक अपनी छतों पर बैठे रहे। लाइट बंद थी, हमने खा के एक रोटी
छत पर चले गए। वहाँ पर 1 बजे तक हमने बाजें सुनी और बाजें बहुत खौफनाक थी। वो ऐसा मंजर तो हमने 71 में भी देखा है। 71 में भी हमने जहाज उड़ते देखे हैं और बम गिरते हुए अपनी आंखों से हमने देखे हैं। रात को बच्चे डर रहे थे, हमने पैकिंग वगैरह कर ली थी कि निकल जाएं। हमारे रिश्तेदारों के लुधियाने से फोन आ रहे थे आप इधर आ जाओ। लेकिन फिर जब देखा हमने सुना एक गाड़ी के ऊपर भी बम गिरा। फिर हमारे बच्चे बोलते अभी नहीं निकलेंगे, सुबह 4 बजे के बाद। फिर सारा डर डर के 12-1 बजे के बाद सभी सो गए। शॉप पर कोई ज्यादा ग्राहक वगैरह आ ही नहीं रहे, ग्राहक आ ही नहीं रहे, ऐसे बैठ के जा रहे दुकान वाले, उनको ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। और जो मेरी शॉप है वो है फास्ट फूड की शॉप है, चाइनीज़ फूड मिलता है यहाँ पर। ये दिल्ली 5 बजे से ओपन होती है 11 बजे तक। इस वजह से मैंने बंद रखी है क्योंकि अभी जैसा माहौल चल रहा है उसकी वजह से मैंने बंद रखा है थोड़ा, क्योंकि ब्लैकआउट का उन्होंने बोला हुआ है जो हमारी गवर्नमेंट है। विदाउट लाइट तो कोई आएगा नहीं कस्टमर, इसलिए बंद रखा है। अब यहाँ से आगे क्या होगा, या फिर अब यहाँ से आगे क्या होना चाहिए? जाते जाते हमने यहाँ के लोगों से यही सवाल पूछा। जो लोग बॉर्डर के पास रहते हैं, जिनके बिजनेस है यहाँ पर, वो इसी चीज को फील कर सकते हैं कि जंग होने का नुकसान क्या होता है। जो दूर रहते हैं, जो यहाँ लखनऊ में है या महाराष्ट्र में है, वो ये फीलिंग नहीं सह सकते कि यार जो बॉर्डर के पास रहते हैं यहाँ बिल्कुल कर्फ्यू जैसा माहौल है, कोई आ नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा। बिजनेस में फर्क पड़ता है और जो है आवाजाही में फर्क है। लोगों के मन में दहशत होती है। रात को 8 बजे बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया और जो है अंधेरे में बच्चे सोते हैं। तो फिर जो ये चीज़ें हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें, माहौल ख़राब है, हर चीज़ में दहशत है, ये फीलिंग जो होती है ना बॉर्डर के जो पास रहते हैं, वो उनको यही फीलिंग आ सकती है। घबराहट एक तो लोगों की नजर आ रही है क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आग के गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे। घबराहट एक तो लोगों की नजर आ रही है क्योंकि What's the latest? Anderson, the people of Pakistan waking up this morning to a new era in their conflict with India. A corner has been turned. Pakistan has announced that it has retaliated for India's attacks, an eye for an eye, a full throttle response. They've targeted, they say, inside of India, the east of India, 3 different bases, one storing weapon systems, 2 military air bases that they say India has used to attack Pakistan. They describe this as a response, in direct response to what India has done, but there should be no doubt the language, the jingoistic language on state television, the narrative around the conflict now is taking a stronger turn. It is becoming more bellicose. From the Pakistan side, state TV was calling for Muslims in India and Bangladesh, in the east of India, Muslim majority nation, to rise up and join them in this fight against India. It is not clear where it goes from here. Nick, what's the latest? Yeah, I was just talking to a source who was literally in the room where it happened, where Secretary of State Marco Rubio, I was told, played a massive role in bringing about this ceasefire, a ceasefire that on multiple times today and even yesterday, because it was in the works yesterday, perhaps over the last 48 hours, as we've been reporting, Pakistan was sort of on a military pause to give a window for diplomacy. What I understand from this source is that that was blown out of the window early this morning when India attacked 3 air bases, one of them here in the capital, just on the outskirts of the capital. That, according to the source, Pakistan responded with a relentless, a massive barrage of missiles and rockets, they say, Pakistan says, into Indian military facilities, bases inside India, air bases, weapons storage, and along that disputed line of control in Kashmir against military bases there. They say that this, from the Pakistan perspective, their communications, how they were communicating with Secretary Rubio, that really put India on the back foot. It didn't know what had happened. India, according to Pakistan, reached out to Secretary Rubio, reached out to the Saudis, reached out to the Turks, reached out to others to find a diplomatic off-ramp, got engaged after that onslaught in diplomacy, but telling the mediators that
they were going to go on a pause on the Indian side. And then, according to Pakistan, that didn't happen. There was another exchange of rocket fire. That happened several times during the day today. And it was only in the last couple of hours before this ceasefire came into effect just about an hour or so ago that there was enough of a pause to call it and say that this was real, that enough diplomacy and leverage had been put on both sides to get them to stop here. Now, the key issue for Pakistan going forward is water. India has still said it's cut off the water from those 3 vital rivers from the mountains in Kashmir, vital to Pakistan, existential to Pakistan. I said, what about that? And the source said, look, this is a ceasefire. Everything works out from there. But from the Pakistan perspective, they've been up all night. From the Indian perspective, they've been up all night. There was a lot of tiredness. There was a sense that they just wanted to get this done. Otherwise, in the words of this source, it would have just spiraled into something much worse. It was now or never, if you will. It was going to get a whole lot worse. गलत नैरेटिव है कि न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल होंगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान की अगर जंग होती है, न्यूक्लियर वेपन का कोई लेना देना नहीं है। और उसका कारण ये है, जैसे मैंने आपसे बताया, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो इंडियन मिलिट्री से कमज़ोर नहीं है। उसका मैंने एविडेंस दिया, मिलिट्री लाइन बनी हुई है आगे। और आप देखिएगा, चाइना जो है, चाइना ने खुलेआम कहा है 5 अगस्त 2019 के बाद जब हिंदुस्तान ने 370 हटाया था जम्मू कश्मीर में, तब से चाइना कह रहा है कि हम, जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, हम उनकी सॉवरेनिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए हम उनकी सपोर्ट करते हैं, उनके साथ खड़े हैं। इसकी बहुत बड़ी बात है। तो ये न्यूक्लियर वेपन बोलना, ये एक बस वो एक जुमला सा है कि बोल दिया आपने, उसका हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग में कुछ लेना देना नहीं। Drones, explosions and reports coming in of severe escalation which has happened. चलवा के फिर कहेंगे फेक क्यों दिया। Ghazali, I'm coming to you just in 30 seconds. But before that, let's bring in... भारत के जर्नलिज्म में इमोशन होता है, एग्रेशन होता है, अंदेशे होते हैं, सूचना नहीं होती। ये बड़ी हैरत की बात है ना, ये दुनिया का इकलौता मीडिया है जिसमें सूचना के अलावा सब कुछ होता है। ये दुनिया का, इसलिए मैंने कहा कि अगर मैं ऐसे लश्कर नोएडा कहूं तो कुछ गलत नहीं है। ये लश्कर नोएडा है, बकवास करता है फालतू की। वो देश के प्रति ना जिम्मेदारी, पब्लिक के प्रति ना सिस्टम के प्रति, ना सरकार के प्रति। जो उनको एक बार इशारा हुश कर दिया और उन्होंने भौंकना शुरू कर दिया। ये हालत है इन लोगों की। अब आप पूरी बात सुनिए कि हुआ क्या है। हुआ बड़ी सीधी सी बात यह है कि जब दूसरे देश, हम अपने देश की सूचनाएं रोक सकते हैं, दूसरे देश की इंटरनेशनल मीडिया की सूचनाएं नहीं रोक सकते। सवाल बड़ा सीधा सा था जो मैंने पहले उठाया कि अगर हमने ये युद्ध शुरू इसलिए किया था कि हमें आतंकवाद को खत्म करना था और बिना आतंकवाद पर के बारे में कुछ लिखवाए पाकिस्तान से, हम इसे सीज फायर को डिक्लेरेशन कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात, जब हमने एक बार कर दिया था, अगर यही करना था तो सर्जिकल स्ट्राइक का नाम देकर हम इसको खत्म कर सकते थे। हमने पाकिस्तान के रिटेलिएट का इंतजार क्यों किया? और पाकिस्तान ने जब रिटेलिएट कर दिया तो यानी कि फिर हम जो है इस खेल को बराबर करने पे क्यों लग गए? तो कुल मिलाकर मनोवैज्ञानिक तौर पर भारतीय जनता पर, भारतीय उन लोगों पर जो ये समझ रहे थे कि हम दुनिया को 2 घंटे में फतह कर सकते हैं, वो अपने अपनी माओ को और अपने अपने लोगों को क्या जवाब देते घूमेंगे? वो सारी ये मॉरली कितना डाउन होने वाला है। आप सिर्फ जो है लश्कर नोएडा कुछ भी कहता रहे, अगले 8 से 10 दिनों में वो सच्चाई भी सामने आ जाएगी जो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ। मगर एक बात है, अगर सिरसा तक आपके जो है फटे 1 पहुंचा है तो फिर क्या वो आपके बॉर्डर पे लगा हुआ S-400 ब्रीच करके पहुंचा है या S-400 को कुछ हो गया था? सवाल ये उठता है कि अगर वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने हैक कर लिया, सिस्टम हैक किए, हमारे इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड को हैक किया, बहुत कुछ वो दावा कर रहे हैं जो सामने कल आएगा, हाथ छुपाया जा सकता है। अगर इतनी बात, और उसके बाद क्या हुआ? भारत की, हमारे प्रधानमंत्री की, हमारे तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के साथ इधर मीटिंग चल रही थी, दोपहर की बात है। उधर जो है मीटिंग चल रही थी शहबाज शरीफ की, उनके राष्ट्रपति की, उनके जो है सेना के टुकड़ियों के जो लोग थे, डीप स्टेट के जो लोग थे, और उनकी तमाम एक मीटिंग थी जिसमें उन्होंने कहा था हमें फुल फ्लैश फैसला करना है। और उन्होंने फैसला करके सुनाया कि हम फुल फ्लैश हमला करने जा रहे हैं। हमला किस चीज का था? परमाणु हमला था। इधर भी परमाणु हमले की तैयारी हो रही थी, उधर भी परमाणु हमले की तैयारी हो रही थी। अचानक कल जो जेडी वेंस जो है खुलेआम मजाक उड़ाकर दोनों देशों का, जिसने ये कहा था कि इन दोनों की लड़ाई में हमारा क्या काम, ये ऑफिशियल बयान था जेडी वेंस का। आज मार्को रूबियो
बात करता है, कब बात करता है, खबर कैसे छपती है अंतरराष्ट्रीय मीडिया में, ये मायने रखता है। डिप्लोमेसी की खबर है, कूटनीति की खबर है, ये लश्कर नोएडा की खबर नहीं है। तो ये जो कूटनीति की खबर है वो ये लिखते हैं कौन, आरटी यानी रशिया का लिखता है, चीन का लिखता है, वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है। क्या लिखता है कि भारत के विदेश मंत्री ने मार्को रूबियो को फोन किया। फिर वो लिखता है कि मार्को रूबियो ने पाकिस्तान को फोन किया। तुम्हारी ये हार है प्योरली। और ये अब कहने में क्या दिक्कत है, क्योंकि अब तुम सीज़फायर कर चुके हो। सुनिएगा, सिस्टमेटिकली सुनिएगा ना। शंकर ने अमेरिका से फोन पे बात करके कनेक्ट करके इस चीज को यहाँ तक ला करके सीज़फायर में कन्वर्ट किया, तो ये क्या है? ये भी क्या है? ये भी बड़ा सवाल पूरी बात को पूरा ग्रामर समझ लीजिए ना क्या है। अब बात की गई कि उन्होंने ऐलान कर दिया ऑफिशियली मीटिंग के बाद कि हम फुल फ्लैश वार हमला करने जा रहे हैं, यानी उन्होंने परमाणु हमले तक के अपने यहाँ फैसले को सुना लिया। इधर भी परमाणु हमले की तैयारी हो रही थी हमारी तरफ भी। तो अब मिला के जब लगा दुनिया को कि पुराना हमला होने वाला है तो इनको रोक दिया जाए, तो ये आसानी से रुक कैसे गए? अब रुकना, भारत का रुकना ना रुकना, पाकिस्तान ने परमाणु हमले की बात की, अलग बात है। उसने हमारा एस-400 हमारे 4 बेस को तबाह करने की बात की, वो बात अलग है। उसने हमारे दिल्ली पे ड्रोन फहराने का दावा किया, गुजरात में ड्रोन 3 घंटे घुमाने का दावा किया, अलग बात है। हमारे सिस्टम को हैक करने का दावा किया, वो अलग बात है। हमने तो आतंकवाद के जरिए उसे झुकाना था, पीओके लेना था, अखंड भारत बनाना था। ये सब दावे हमारे क्या करेंगे? क्या मुंह लेके जाओगे इस जनता के पास? क्या बोलोगे कि हमने ये युद्ध शुरू क्यों किया था और खत्म क्यों कर दिया? तुमने क्या डॉक्यूमेंट ले लिया पाकिस्तान से या मार्को रूबियो से या ट्रंप से कि अब पाकिस्तान भारत में जो है आतंकवाद नहीं करेगा? हमारे अपने ऑफिशियल बयान जो अभी थोड़ी देर पहले दिया गया है उसमें ये साबित होता है कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ते रहेंगे और अगर आतंकवाद होता है तो रिटेलिएट करेंगे। मतलब साफ है कि तुम्हारे पास तो आतंकवाद के खिलाफ कोई बात ही नहीं है, तुम्हारे तो कोई बात ही नहीं हुई है। देखिए इसका मतलब ये फ्लॉप है और ये बेसिकली अगर इसको किस तरह से कल प्रेजेंट किया जाएगा आप समझ सकते हैं। आप जानते हैं कि चाइनीज ने अपने हथियारों को लेकर अपने ग्लोबल टाइम में क्या लिखा है, ये कल लोगों के सामने आएगा, तुम्हें शर्मिंदगी होगी। आरटी ने अपने एस-400 को लेकर क्या लिखा है ये जानते हो? अमेरिका में और ब्रिटेन में क्या लिख रहे हैं हमारे पायलटों के बारे में, हमारे इन सब बातों में, ये कल सामने लोगों के आएगी। फिर क्या जवाब दोगे इस देश की जनता को? सवाल इतनी एमेच्योरिटी के साथ तुम डील क्यों कर रहे हो? अब बात यह है कि तुमने जो है ये सारी चीजें शांत कर दी। हमने तो ये कहा था कि हमें पीओके भी चाहिए और हमें पाकिस्तान की उस स्थिति में लाके खड़ा कर देना चाहिए जहां भारत में कभी वो आतंकवादी घुसाने की या आतंकवाद करने की हिम्मत ना जुटा सके। यहाँ तो अगर बराबरी पे आप छूट गए तो आप तो बहुत बड़ा देश है ना, आपके लिए तो ये एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगा देश के सामने। तो सवाल ये उठता है कि अब मैं आपको एक और बात बताता चलूं। इसमें बेसिकली रूस की और ट्रंप की और व्लादिमीर पुतिन की एक डील हो गई है। चाइना के साथ वो कह रहा है कि मैं डील कर लूंगा, उसे भारत का इस्तेमाल चाइना के खिलाफ करना था ट्रंप को। अब वो चाइना के साथ डील करने जा रहा, व्लादिमीर पुतिन के साथ डील करने जा रहा, फलस्तीन को अलग देश का स्टेटस देने जा रहा। अब भारत पाकिस्तान की रणनीति, कूटनीति, हथियार सब अनरिलेवेंट हो चुके हैं, ये यूजलेस हो चुके हैं, इसलिए ये युद्ध बंद हुआ। ये है कड़वी सच्चाई। अगर इसे कोई काटना चाहता है तो आए, बैठे कर। लश्कर नोएडा के साथ तो मैं बैठना भी पसंद नहीं करता, इनकी औकात ही नहीं होती इतनी कि इनके साथ बैठकर बात की जाए। मगर ये जरूर है कि कोई और चाहे तो आइए, एविडेंस के साथ बात करूंगा। रूस और अमेरिका की जो कुछ वक्त से करीबी दिखाई दे रही थी, जो कि बड़ी एक तरह की तस्वीर अलग निकल युद्ध विराम होने जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। युद्ध, यूक्रेन का वार रुकने जा रहा है, फलस्तीन गाजा का वार रुकने जा रहा है। अब जिस काम के लिए इनको लगाया गया था वो काम खत्म हो चुका है। इसलिए हुक्म आया और इन्होंने चुपचाप हुक्म मान लिया। ना उधर का कुछ फैसला हुआ, ना इधर का कोई फैसला हुआ। आकाओं का हुक्म आया और मान लिया और अपने आप को विश्व गुरु कहते हो। ना डिप्लोमेसी है, ना कूटनीति है, ना पावर है, ना ताकत है। क्या बातें करते हो आप लोग? आंखें दिखाना, 56 इंच की छाती, तमाम तरह के डायलॉग्स हैं जो कि शायद मीडिया के लिए ज्यादा सुटेबल हैं। लेकिन अब आप लोग लगे रहे। राय साहब, मेरे ख्याल से अंधेरा हो गया तो मुझे इजाजत दे, आप करें। शुक्रिया वनिता और राय साहब और गुप्ता जी, अजय शर्मा जी, आप सब लोगों से मुझे विदा दें गुस्ताखी के साथ प्लीज। अब फिर जरूर जुड़ेंगे। दूसरा, ये मौका ऐसा नहीं है कि हम प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगने लगे अति उत्साह में आके। अभी तो हमें एक शीशा लेदर से निकलना है बाहर। हम प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग के क्या करेंगे, लेके क्या हासिल कर लेंगे? कोई उन्हीं के दल का कोई और बन जाएगा। समस्या ये नहीं है, समस्या ऐसे नहीं सुलझेगी कि मांग लिया जाए और हट जाए और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमने जो है कीचड़ में पांव फंसा दिया है, इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। जी 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 अखिल सर, देखिए राम प्रकाश जी, अगर मैं सर्जन हूं, अगर मैं हार्ट सर्जन हूं
और मेरी टेबल पे डोनाल्ड ट्रंप आ जाएं या प्रधानमंत्री मोदी जी आ जाएं या शी जिनपिंग आ जाएं या कोई पुतिन आ जाएं, अगर मैं सर्जन हूं, मैं स्पेशलिस्ट हूं हार्ट का, वो कहेंगे साहब हार्ट का ऑपरेशन मत करो, दांत का ऑपरेशन कर दो, मैं कहूंगा नहीं चुप रहिए, आई एम ए स्पेशलिस्ट। ये चीज मुझे पता है। इंदिरा जी ने जनरल मानेकशॉ की बात मानी थी। डायरी में नोट करने का मतलब इसलिए नहीं है कि आप प्रोफेशनल्स हैं, और मोदी जी बार बार कह चुके हैं डिफेंस फोर्सेस को सारे अधिकार में दे चुका हूं, खुली छूट में दे चुका हूं। जब आप खुली छूट दे चुके हैं तो उसके बाद आदेश क्यों दे रहे हैं? अच्छा, दूसरा जो यूसुफ साहब ने कहा, देखिए इसलिए इस्तीफा मांग रहा हूं, इसलिए इस्तीफा मांग रहा हूं, मेरा मस्तक आज झुका हुआ है, आज हिंदुस्तानियों के आंखों में आंसू है, ऐसी बेइज्जती हमने पूरी जिंदगी में अपने नहीं देखी है, इसलिए इस्तीफा मांग रहा हूं। हम कोई राजनीतिक लोग नहीं है, हम लोग, एक टीचर हूं मैं, मेरे को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार मेरे देश की आंखों में आंसू लाए गए ऐसा मैंने बचपन से आज तक नहीं देखा है, इसलिए इस्तीफा दे दें, जिससे कोई भी व्यक्ति आए कम से कम इस दलदल से हमें बाहर निकाले। अब एक बात साफ है कि ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इस्तीफा दे देंगे तो ना तो अखिल स्वामी प्रधानमंत्री बनेंगे, ना यूसुफ किरमानी प्रधानमंत्री बनेंगे। वो ठीक है कि कोई जो भी बनेगा वो एक अलग चीज है, जिम्मेदारी कौन लेगा? मैम, आज ये बड़ा सवाल फिर मुंह आकर के खड़ा नहीं हो गया? पहलगाम से जो सवाल चल रहा था आज और बड़े रूप में सामने आ गया कि इन सारी चीजों का जिम्मेदार कौन? पहलगाम में 26 लोग मारे गए, युद्ध में आपने झोंक दिया, युद्ध में लोग, हमारे सैनिक मरे, नागरिक मरे, सब लोग मरे, जो नुकसान हुआ सो अलग, और फिर आपने ला करके ट्रंप उसमें आकर के सीज फायर ऐलान करके चले गए और व्यापार और धंधे की बात करने लग गए। इस परिस्थिति का जिम्मेदार कौन? इस तरीके से देश को शर्मसार करने का, सेना के मनोबल तोड़ने का, जनता का विश्वास तोड़ने का, विपक्ष का भरोसा तोड़ने का, इन सारी घटनाओं का जिम्मेदार कौन? और इस्लामाबाद से मीडिया अमूर के तज्ज़ियाकार असद बेग मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को इस लाइव ट्रांसमिशन में खुशामदीद। राजेश, इंडिया में मेन स्ट्रीम मीडिया ने, यानी टीवी चैनल्स, मीडिया हाउसेस ने इस सारी एस्केलेशन को क्या वैसे कवर किया जैसे करना चाहिए था? राजेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, अब मुझे आपकी आवाज आ रही है। तो आपने मेरा सवाल पता नहीं आपने सुना या नहीं, लेकिन मैं ये पूछना चाहती थी आपसे। मैंने सुन लिया। चलें, परफेक्ट। मैं ये कह रहा था कि कुछ चीजें अब साफ साफ तौर पे कही जानी चाहिए, इसका वक्त आ चुका है। 8 और 9 मई को हिंदुस्तानी टेलीविजन मीडिया ने सहाफत को शर्मसार करने, सहाफियों की नाक काटने की मिसाल कायम की, जिसे दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में जर्नलिज्म के तुलबा को पढ़ाया जाना चाहिए। ये न तो हुब्बुल वतनी का जज्बा था, न इंसानी गलती, न एरर ऑफ जजमेंट। ये जंग और खूंरेजी को क्रिकेट मैच की कमेंट्री में बदलकर पैसा कमाने की होड़ थी और हुक्मरान के नजदीक आने की दौड़। अब मैं आपको, अगर आपके पास वक्त है तो मैं आपको मिसाल दे सकता हूं। मैं किसी टेलीविजन चैनल का नाम नहीं लूंगा क्योंकि तमाम टेलीविजन चैनल इस पाप जिसे कहते हैं उसमें शामिल थे। आप ये देखिए, मुझे नहीं मालूम कि पाकिस्तान में क्या हाल था क्योंकि वहाँ का मीडिया मैं देख नहीं रहा हूँ, लेकिन फहमीदा रियाज जो साहबा ने लिखा, तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, अब तक कहाँ छुपे थे भाई, वो मूर्खता, वो घामड़पन जिसमें हमने सदी गंवाई, आखिर पहुंची द्वार तुम्हारे, अरे बधाई, अरे बधाई। ये इस द्वार भी पहुंची है, उस द्वार भी पहुंची है। अब आप देखिए कैसे कैसे क्लेम किए गए। क्लेम ये किया गया, एक टेलीविजन चैनल है, बड़ा नामचीन टेलीविजन चैनल है, उसने कहा कि पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद पे हिंदुस्तानी अफवाज का कब्जा हो चुका है। और दूसरा एक टेलीविजन चैनल है जो बहुत बड़ा टेलीविजन चैनल है, छोटे मोटे टीवी चैनल्स की बात नहीं कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो फौज के सदर हैं जनरल असीम मुनीर, उनको गिरफ्तार कर दिया जा चुका है। कि कोई कह रहा है कि वो पाकिस्तान के वजीर आजम अपने नीचे उसमें खंदक में जो है छुपे हुए हैं। अभी कराची पोर्ट को लेकर के एक साहब हैं, उनका नाम है मेजर गौरव भाटिया। वो तो साहब ऐसा लगता है कि मिसाइल खुद कंधे पे लेकर के जो है चढ़ दौड़ेंगे। टेलीविजन पे अपने आप को मेजर, हम टीवी स्टेशन का नाम भी नहीं लेंगे और लोगों का नाम भी नहीं लेंगे, बिकॉज लोगों का नाम भी नहीं लेंगे, लेकिन वो आप एनालिस्ट हैं तो नाम लेने में खैर बहरहाल, लेकिन वो सामने है, टेलीविजन पे बोल रहे हैं, उनका नाम है
खुलेआम बोल रहे हैं। वो क्या कहते हैं, चलिए नाम उसको हटा दीजिए, वो क्या कहते हैं कि अब तो जो है मजा आ जाएगा, कराची पोर्ट पर आग लगनी चाहिए, ब्रह्मोस मिसाइल मारनी चाहिए, पूरे कराची शहर को आग लगा दो। ये भाई, ये आप क्या ये सहाफत कर रहे हैं, ये तज्जिया कर रहे हैं, या कर क्या रहे हैं? एक जमाना था जब हमने सहाफत शुरू की थी और अभी हाल तक, जब रिपोर्टर से एक छोटी सी गलती हो जाती थी, एक फैक्चुअल मिस्टेक हो जाती थी, तो मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलती थी। दूसरे दिन अगर डेली न्यूज़पेपर में काम करता था, अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी साख की इतनी पत्रकारों को, जर्नलिस्ट को इतनी ज्यादा होती थी कि कहीं साख न डूब जाए, कहीं हमारी खबर झूठी ना हो जाए। अब खुलेआम पत्रकार, ये जो सहाफी हैं, ये सब कर रहे हैं, एंकर्स कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे अपनी बात थोड़ा सा कह के फिर अभी और पाकिस्तान में क्या हो रहा है उसको सुनेंगे। मैं इसके लिए जो सहाफी हैं, जो रिपोर्टर माइक लेकर के जगह जगह जा रहा है, मैं उसको कतई जिम्मेदार नहीं ठहरा। उसकी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी नौकरी बचाने के लिए, लेकिन जो इतने बड़े बड़े टेलीविजन चैनल चला रहे हैं, ये बगलगीर होते हैं हुक्मरानों के साथ, ये उनसे डिक्टेशन लेते हैं और उनकी वजह से अपना बिजनेस चलाते हैं। ये अरबों खरबों का जो बिजनेस है, उसको बचाने के लिए और जो हुक्मरानों के सही साइड पे रहने के लिए, फिर से नाम लेने के लिए आपने मुमानियत कर दी है, तो मैं तो नाम लेकर के बात करना चाहता हूँ। जो बड़े बड़े टेलीविजन चैनल के मालिकान हैं, जो बड़े एडिटर्स हैं, लाखों रुपए का पैकेज लेते हैं, वो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसी एक मिसाल छोड़ जा रहे हैं जिस पर जमाना सहाफत पर थू थू करेगा। हम आगे चल के थोड़ा अकाउंटेबिलिटी के बारे में भी बात करेंगे, बिकॉज वो भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगर हम इस सारे मामले को देखें तो। लेकिन असद, पाकिस्तान भारत देश की छवि को खराब किया है हमारे पूरे विश्व के अंदर, अंतरराष्ट्रीय पैनल के ऊपर, अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर। भारत की लोकतंत्र की चौथी मीडिया कहे जाने वाली देश की गोदी मीडिया, जो वर्तमान में मोदी मीडिया बन चुकी है, उसने भारत की छवि को बहुत धूमिल किया है। झूठी खबरें चलाई, झूठी खबरें प्रसारित किए, झूठे वीडियो प्रसारित किए, रात भर जागते रहे और झूठी खबरें प्रसारित करते रहे। लेकिन सवाल ये है चौहान जी कि सरकार की तरफ से तो पहली एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि भैया आप लाइव प्रसारण नहीं दिखा सकते हैं, हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं, ये सब चीजें नहीं दिखानी है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो है तमाम मीडिया इस चीजों को दिखाती रही, क्यों? मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ, इस देश की अनपढ़ मीडिया को समझने की आवश्यकता है। इस देश की अनपढ़ गोदी। Look, this is the biggest challenge today because of this boastfulness, because of this big talking. That's what has trapped them. As I said before, the most effective options will be covert. But the essence of covert operations is that they are covert. If you go talking about them, they will lose their impact. You can do enormous harm to Pakistan, but you cannot speak of that harm. And the problem with this government is that they want to cash in terms of partisan political gain on everything that happens. If there are dead bodies, I want to be seen with them. I want to be seen with the coffins draped in the Indian flag. If there is a operation minor or major, I want to be seen as its architect. They have trapped themselves in a situation where being seen to have done something is more important than having done something effective. I have no solution for that. This is their failure. This is their calculus. This is their problem. And if this government is today in a bind, it is its own. भारत का कोई रुख ही नहीं है सामने। भारत का रुख यह है कि आप जो ट्रोल पाल रखे हैं आपने, उनसे आप अपने विदेश सचिव को गालियां दिलवा रहे हैं, उसकी लड़की को। मतलब इतनी शर्मनाक सरकार है कि उस पर एक अक्षर नहीं बोली। उस पर आईएएस एसोसिएशन बोलती है और उस अफसर को भी सामने आके इनको बेइज्जत करना चाहिए। वो बेचारा नौकरी कर रहा है, जो सरकार की राय है वो राय प्रकट कर रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसके लिए उसकी लड़की, उसकी बीवी, उसके बच्चों, उसके बहू को गाली दी जाएगी, उसकी बहन को।
क्या देश आपने बना लिया? और ऐसे गुंडे के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? हमारे प्रधानमंत्री जी ने मजाक बना लिया है। महाभारत सीरियल के पीछे से जैसे आवाज आती है, 2 दिन प्रैक्टिस करके आवाज पीछे से 22 मिनट दे रहे हैं, वॉइस ओवर कर रहे हैं। ये वॉइस ओवर का सवाल है। देश की प्रतिष्ठा आपने मिट्टी में मिला दी। आपका प्रवक्ता कह रहा है टेलीविजन चैनल में बैठ के, हमने तो कोई लड़ाई की नहीं, हमारा युद्ध कहां हुआ? हम तो टेररिस्ट ठिकानों पे हमला करके अपने घर में बैठे, और सारे टेलीविजन चैनल आपके इस्लामाबाद पे कब्जा कर चुके हैं। क्या मजाक आपने इस मुल्क को बना दिया है। हम लोग वेस्ट में यहां आए हैं, हम नोटिस में ही नहीं है। इतनी बड़ी घटना यहां की नोटिस नहीं है। सिर्फ एक बात की नोटिस है, वो कुछ मीडिया में आया है कि रफाल और एक और जहाज हमारा मार गिराया गया है। सारी खबरें इसी पर केंद्रित है। CNN हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, राइटर हो, सब सिर्फ एक चीज हमारी दिखा रहे हैं। आप जिसको छुपाना चाह रहे हैं, छुपेगी है ही नहीं, छुपी है ही नहीं। सारे पश्चिम में सिर्फ ये बात हो रही है, और फिर उससे जुड़ी हुई कहानियां आ रही हैं। कैसे उसको खंडित किया जाए? कैसे कोई भारतीय सच का सामना पश्चिम में हो तो कैसे करे, बताइए? ये सारे सवाल आपने अनुत्तरित कर दिए, नई समस्याओं में फंसा दिया, और आप जुकराई कर रहे हैं। महाभारत सीरियल बना रहे हैं पीछे से बैठ के, 3 दिन प्रैक्टिस करके पीछे से बोल के रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी अभी आधे घंटे पहले ट्रंप ने आपका पानी निचोड़ दिया। आपको बताना था, स्पष्ट करना था, क्या बोल रहे हो भाई? और क्या आपके रिश्ते हैं, क्या आपकी दोस्ती है कि हरदम आपके प्रोग्राम से आधे घंटे ठीक पहले उसने अपना वीडियो रिलीज कर दिया? कहा मैंने बुला के दोनों तय कराया, धंधा करना है तो मेरे साथ चलो। ऐसी वो बातें कर रहे हैं। ये राजनय को आपने कहां पहुंचा दिया महोदय? और ये इससे ये एक तो आप देश के साथ ये मीडिया के जरिए जो झूठ बोलते बुलवाते हैं, उसने हमारी नई समस्याएं पैदा कर दी। ईरान के विदेश मंत्री के बारे में एक चैनल जो है वहां पे एक लफंगा बैठ के उल्टी सीधी बात कर रहा है। एक और चैनल है जो ट्रंप साहब को विदेश नीति सिखा रहा था और राजनय सिखा रहा था, बाद में सारे वीडियो उसको विड्रा करने पड़े। आपने पूरे देश को एक प्रहसन में बदल दिया है। सच्चाई यह है कि पश्चिम में आपको कोई नोटिस नहीं कर रहा है। ये तो आप भारत में ही विश्वगुरु बने हुए, लेकिन अगर कोई नोटिस करता, कुछ एजेंसियां करती हैं जो मेरिट वगैरह रखती हैं कि प्रेस फ्रीडम में हम कहां हैं, हंगर इंडेक्स में कहां हैं, सामरिक शक्ति में कहां हैं, फाइनेंशियली कहां हैं, उनके अलावा आप यहां नोटिस में नहीं है। ये हम यहां से बैठ के आपको बता रहे हैं, रोज अखबार यहां के देख रहे हैं और अपनी हालत देख रहे हैं। सिवाय रफाल हमारा गिरने के बारे में चर्चा के अलावा कोई चर्चा नहीं। तो ये जो परिस्थिति है भाई साहब, India's revelations forced America to intervene is what we are learning. S. Jaishankar, Ajit Doval briefed US and Pakistan's nuke moves. India exposed Pakistan's use of civilian flights in combat. US ceasefire push was intensified only after India informed the US about what Pakistan was up to, is what we are learning. About the fact that civilian aircrafts were being used almost as cover shield by Pakistan. Remember, we told you earlier as well about the fact that even when intense activity vis-a-vis, the firing was on and India's defense system was bringing down one drone, one missile after the other, as informed by the forces as well, Pakistan had kept its airspace open. This is something that External Affairs Minister Ajit Doval has told the US about and also briefed the US on Pakistan's nuke moves. I'm going straight to Piyush for more details on that at this point in time. Piyush, of course, as far as using civilians as cover shield is concerned, we do know that Pakistan had kept its airspace open to civilian aircraft, something that was highlighted by the Indian forces. But what else are you picking up as far as India informing America about Pakistan's nuke moves are concerned? What specific input was shared? What more can you tell us? Now, what are these capabilities? One is fighter jets. Today, the top line or the front line fighter jets of the PAF, the J-10 and the JF-17, they both are of Chinese origin. Next, the BVR missiles, beyond visual range missile. We've already heard about of PL-15 missile, which has come from China. Then satellites. The Beidou system of China, which has 44 satellites in its constellation, is today the #1 constellation, satellite constellation in the world. And Pakistan military has access to its military resolutions.
which means as far as Pakistan military is concerned, during Operation Sindoor, it had a complete visibility round the clock of the battle space. And it was also available to them for their missile targeting. Now, the next capability which they showcased was airborne early warning and control fighters. Now, again, these fighters, they are there for tracking a target, identification of the target. This is a capability, big capability, and they have 9 of them, the Pakistan Air Force. Next is electronic warfare, absolutely critical. And Pakistan Air Force, we saw in operation in 2019 Balakot air attacks that they have good electronic warfare. It does 2 things. One is it jams the communications of the enemy, and as part of electronic warfare, there is something called signal intelligence, which basically means that you can listen in to the communication of the enemy, which is what Aurangzeb, he showed a clip of the audio of the Indian pilots talking amongst themselves to the international audience that added to the credibility. And the next is the data linking. Pakistan Air Force data linking basically means you link up all these capabilities so that all these capabilities which are there, the satellites, the airborne assets, the ground assets, everybody can communicate with one another. Everybody knows what is going on in the battle space at any given time. Everybody knows who's doing what. That is data linking. And Pakistan has Link 17 data linking. It has had for many years now. Now it has upgraded. So these 6 capabilities that I spoke about, the most important in my assessment are data linking, and the second is electronic warfare. ये मकसद था, यही पॉइंट था कि सीज फायर हमें मजबूरन एक्सेप्ट करना पड़ा। ओके, तो इसका मतलब ये है जो आप कह रहे हैं कि सीज फायर हमको मजबूरन एक्सेप्ट करना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार ने ये रियलाइज कर लिया कि जो भारत की एयर डोमिनेंस थी, यानी कि जो एयर सुप्रीमेसी थी, वो खत्म हो गई। अब मैं दर्शकों के लिए इस समय हमारे साथ हजारों व्यूअर्स इस समय पब्लिक इंडिया पर जुड़े हुए हैं। मैं ये सिर्फ लोगों के लिए बताना चाह रही हूं कि वी आर कोटिंग अ स्टोरी फ्रॉम टेलीग्राफ। ये टेलीग्राफ की हुई स्टोरी है जिसमें मेम्फिस बाकर की स्टोरी है। मेम्फिस बाकर इज अ कॉरेस्पॉन्डेंट हु हैज डन दिस स्टोरी, ही इज अ सीनियर फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट, और ये उनका कहना है कि J-10Cs, PL-15s मिलाकर चाइना और पाकिस्तान ने एक ऐसा इनविजिबल नेटवर्क बनाया है जिसकी वजह से हमारे पायलट्स ट्रैप हो गए। पायलट या पायलट्स, ये थोड़ा सा नंबर में फर्क हो सकता है, बिकॉज वी डू नॉट हैव एन ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन कि कितने प्लेन्स गिरे हैं, कितने पायलट्स की डेथ हुई है या कितने पायलट्स इंजर्ड है। आई एम टोटली गोइंग बाय व्हाट Telegraph story written by Memphis Barker says. It very clearly says, and I'm going to repeat those lines for the viewers who are joining this network. Uske mutabik, Indian Air Force had been assembling for days nearly 180 aircraft concentrated on the Western Front. The goal was clear. भारत ने ये सोचा था कि बालाकोट हम रिपीट कर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि चाइनीज J-10C फाइटर्स स्लीक और साइलेंट, यानी कि बिना आवाज करने वाले ये चाइनीज J-10C फाइटर्स थे। PL-15 मिसाइल्स, मैक 5 हंटर्स विद ओवर 300 किलोमीटर्स रेंज, जिनका इस्तेमाल चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर किया। और जो राफेल था, राफेल जिसकी वैल्यू $250 मिलियन बताई जाती है, इट वाज रिपोर्टेडली शॉट डाउन। I am not saying this that the Rafale was shot down. This is a report of Telegraph which clearly says that the Rafale was shot down, and the second Rafale did not make it back. Means जो दूसरा Rafale था वो शायद गया ही नहीं। The Spectra EW system, अब इस सिस्टम पर ध्यान से देखिएगा। Spectra EW system designed to protect the Rafale was overwhelmed, यानी कि जो एक लेयर जो राफेल को प्रोटेक्ट करने वाला लेयर था, उसको भी ध्वस्त करने की कोशिश की गई इस किल नेटवर्क द्वारा। और ये जो किल नेटवर्क है, इसको चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया, और ये AI गाइडेड था, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इसको गाइड किया गया था। सोचिए कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी ये यूज की गई। और टेलीग्राफ की स्टोरी कहती है, दिस वाजंट अ डॉग फाइट, इट वाज एन Elijah, Pakistan says that it shot down 5 Indian jets, something which India has not denied. How do you read that? Well, even the French did not really deny the number of jets down, because we're talking about Rafale, and it is quite embarrassing for the French and for the Indian
there is a confirmation from France about at least one jet, but a game changer for the Chinese, for the Pakistani, and for the Indian to see how ill-performed are the French jets. Performance of the Chinese jet is much superior, and that has a huge impact on the selling of the Rafale and the selling of the Chinese jet. This is one confirmation is available. They tell us that indeed the Chinese jet have really overcome and overpowered the Rafale in the air of the Indian Air Force. अमेरिका के अखबारों में मजाक उड़ रहा है, अमेरिका के अखबारों में लगातार कहा जा रहा है हिंदुस्तान के इतने जंगी जहाज गिर गए, इतने राफेल गिर गए, ये गिर गए। आपके पास जवाब नहीं है, आप कह रहे हैं नो कमेंट। अरे बताइए जनता को, अगर राफेल गिरा है तो भी बताइए और नहीं गिरा है तो भी बताइए। नो कमेंट क्या कमेंट होता है? अब तो जंग खत्म हो गई। जंग तो शुरू ही नहीं हुई थी लेकिन खत्म हो गई। अब तो बताइए जनता को कि सच्चाई क्या है। नहीं, झूठ बोल बोलकर लोगों के अंदर नफरत भर भर के आपने अपनी सत्ता इतने साल तक बचा के रखी है और अब इस मौके पर आप खामोश हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान आपके साथ खड़ा हुआ, विपक्ष आपके साथ खड़ा हुआ। राहुल गांधी ने कहा हम सरकार के साथ खड़े हैं, हमारे जैसे तमाम लोग सरकार के साथ खड़े हुए, लेकिन हुजूर आप ही देश के साथ खड़े नहीं हो पाए। और जब आज के वक्त का इतिहास लिखा जाएगा तो इसको दर्ज किया जाएगा। आपका 56 इंच, आपकी सारी थ्योरी, आपकी सारी बड़ी बड़ी बातें झूठी साबित हुई हैं। और अब हालत यह है कि जो आपके भक्त हैं वो भी सोच रहे हैं कि यार कैसा यह हमारा भगवान था जो अपनी एक भी बात पर खरा नहीं उतरा। आपके लिए विपक्ष मजाक है। या तो आप मन की बात करेंगे या संसद में तब बोलेंगे जब आपके बात बोलने वाला कोई ना हो, फालतू की बातें करेंगे, ताली बजवा लेंगे। और या चुनाव में खड़े होकर बोलेंगे, कभी बोलेंगे पंचर बनाता है, कभी बोलेंगे कपड़े देखकर पहचान लो, कभी राहुल गांधी का 3 राफेल मार गिराए उन्होंने, इस पे कोई सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? तो साहब उस पे नहीं कहेंगे। मैंने उन्हें भटिंडा का दिखाया, मैंने कहा एक मेरे पर्सनल नॉलेज में है, बाकी 2 मुझे अदर सोर्सेज से पता है। तो अब आप एक बात बताइए, आपने तो बड़ी प्रशंसा करके जो 526 करोड़ का मिल रहा था राफेल, वो 1670 करोड़ रुपए का खरीद के बड़े बखान किए थे। देश का यही मीडिया कैसे राफेल ये कर देगा, राफेल वो कर देगा, चीन डर गया, ये डर गया। और अब क्या हुआ? अब एक भी छू नहीं है किसी से। कोई नहीं कह रहा है पंपोर में मिला वो क्या था, अखनूर में मिला वो क्या था, और भटिंडा में एयरबेस के पास जो खेतों में मार गिराया गया वो क्या था। कोई नहीं। अच्छा, मैं मीडिया की स्थिति देख रहा हूं, सबको पता है, वहां उसमें लिखा हुआ भी है, उसके जो मलबा है उस पे नाम भी लिखा हुआ है उसका। बावजूद इसके देखिए किस तरह की खबर छापते हैं। भटिंडा में प्लेन क्रैश, 2 की मौत, जांच में जुटी एजेंसियां। ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस क्या लिखता है, अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट क्रैश इन विलेज नियर भटिंडा एयरफोर्स बेस। भैया रात को 2 बजे कोई ऐरा गहरा तो नहीं होगा। ये देखिए दैनिक भास्कर, पंपोर में स्कूल की छत पर गिरा लोहे का ढांचा, धमाके। मतलब ये भी नहीं लिख पा रहे हैं कि भैया वो विमान का अलग दिखाई दे रहा है, वो आप दिखाइए ना, ये मोहर भी उसकी लगी है, ये दिखाइए ना, क्यों नहीं दिखा रहे? यह दशा है, जिस मीडिया की यह दशा हो उससे आप क्या उम्मीद करेंगे? From a military point of view, Michael, will India have been surprised at how robust Pakistan's reaction was in their defence? Yes, I mean, I think that the robustness they would take as risk-taking. They've got not a lot of faith in Azim Munir, who is the head of Pakistan's military. And the Pakistani military, of course, have an undue influence, it is generally thought, on the Pakistani government. And I think the Indians always thought that Munir is a risk-taker, he's reckless, and he's very aggressive. And that's the way they interpret him. But they might have been surprised, not necessarily by his rather bellicose reactions, but by the hardware that the Pakistanis brought to bear. Because as we're now discovering, they've used quite a lot of their Chinese-based technology, and the attention at the moment is focused on the J-10 fighter. This fighter is produced by the Chengdu aircraft company in China.
and it looks as if one of the J-10s may have brought down one of the Rafale fighters, the French fighters that the Indian side uses. And undoubtedly, the Pakistanis have used their HQ-9 anti-aircraft defences, anti-aircraft missiles, which again may have been rather effective. So I think the Indians might have been surprised by the technical abilities that Pakistan seems to have absorbed with some of their Chinese equipment, but they won't have been surprised by the bellicosity of Munir because they rather expected that.